नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और वीकेंड पर अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और उसके बावजूद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी तो दिखी, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाए कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बावजूद तनाव घटने की उम्मीदें जग रही है, या फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई से युद्ध और भड़क सकता है? युद्ध के हालात के बीच में बाजार का मूड माहौल कैसा है, चाल कैसी रहेगी, इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स किन बातों का रखे ख्याल, और आगे बाजार को किन मुद्दों पर, किन बातों पर जांचें परखें, और निवेशक जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं वो क्या करें, और जिनका लगाने का इरादा है उनके लिए क्या होनी चाहिए रणनीति। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने बाजार के एक्सपर्ट और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और उनसे करते हैं बात। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए, और विशेषकर इस बड़ी इवेंट पर जिसको लेकर वीकेंड पर सबको बड़ा डर था। अब क्या होगा, 3 बम गिरा दिए, सीधा न्यूक्लियर साइट्स पे गिरा है, अब तो अमेरिका भी कूद गया, और अमेरिका का कूदना छोटी बात तो है नहीं। तो ये जो डर है कितना जायज़ है, कितना सावधान, अलर्ट या डर के साथ रहना है, ज़रा समझाएं सर। अनिल भाई, एक पुराना शेर याद आ रहा है जो इस मामले में काफी हद तक एप्लीकेबल है। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हमारी मार्केट को सपोर्ट मिलता है डोमेस्टिक फैक्टर से। महंगाई कम है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बैकफुट पे है, बट ओवरऑल इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड टेंशन बढ़ रही है। ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिसी या ईरान के चाल लोगों को समझना मुश्किल था। अब ईरान क्या करेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो हमारे लिए यह एक पुरानी जो जोक थी अजीत की, लिक्विड ऑक्सीजन जैसी चीज है। लिक्विड उसे मरने नहीं देती और लिक्विड उसे जीने नहीं देती, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देती। डोमेस्टिक फैक्टर नीचे जाती हुई मार्केट को सपोर्ट कर देते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हुई मार्केट को रोक देते हैं। तो आप इवेंट्स को जरूर देखिए, थोड़ा बहुत डर भी रखिए, बिकॉज डर अच्छी चीज है स्टॉक मार्केट के मामले में, बट एट द सेम टाइम पैनिक मत करिए। हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छी चल रही है, और जब तक ऑयल के दाम बढ़ते नहीं हैं या ऑयल की सप्लाई रुक नहीं जाती, तब तक हमारी इकोनॉमी या मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट होना मुश्किल लगता है। ठीक बात है। अब इसमें सवाल ये है कि जो अमेरिका की एंट्री हुई है इस युद्ध में, इससे क्या समझा जाए कि ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 मान लें, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, उसके बाद अमेरिका ईरान, चैप्टर 3 शुरू हुआ है, या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है कि अब युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ेगा अमेरिका के आने के बाद? कैसे देख रहे हैं बाजार इसको? जो हमारे बाजार है, मिडिल ईस्ट के बाजार है या अमेरिकन बाजार को देखे, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो नहीं लगता कि ये तीसरा विश्व युद्ध चालू हो रहा है। उन्हें यह भी नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैनिक होने वाला है। इनफैक्ट इजराइल के मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, वहां पे भी पैनिक नहीं दिखता। ऑयल हॉर्मुज स्ट्रीट, जहां पे दुनिया का तकरीबन 20% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट मूव होता है, गैस 25% के आसपास मूव होता है, उसको रोकने की बात के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो एटलीस्ट मार्केट ये सोच रहा है कि यह एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसमें आज नहीं तो कल अपने आप ठीक सेटल हो जाएगा, या अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर भी रहा तो उससे ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर कोई बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं आएगी। तो बिल्कुल, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है और कोई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपने कहा कि फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे करना है कि कच्चे तेल की सप्लाई किस तरह से कम या ज़्यादा होती है। एक और चीज़ जो है नीलेश भाई, वो ये कि आम तौर पर इस तरह के माहौल में
गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वो भी बढ़ नहीं रहे। तो गोल्ड की प्राइसेस, क्रूड की प्राइसेस किस तरफ इशारा कर रही है? फिर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए ऑब्वियसली उसे कुछ खरीदारी चाहिए। जो गोल्ड की खरीदारी हो रही है उसमें दो लेग्ड कंपटीशन है। एक साइड पे दुनिया के सेंट्रल बैंकर है, दूसरी साइड पे सदियों से इंडियन हाउसवाइफ है। तो जब तक अब खरीदारी नहीं आएगी गोल्ड में, तब तक उसके दाम बढ़ने मुश्किल है। नाउ इंडियन हाउसवाइफ की खरीदारी धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है कि भाव बढ़ रहा है तो एक साथ खरीद ले। सेंट्रल बैंक्स भी कुछ उन्हीं की तरह ट्रेड कर रहे हैं। जब भाव बढ़ जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में वापस खरीदना चालू करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार फ्लाइट टू सेफ्टी ट्रेड जो गोल्ड में होता है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं। और जो बायर्स है वो धीरे धीरे खरीदना पसंद करेंगे, भाव बढ़ा के छाप के लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक और चीज़ जो इस पे मैं पूछना चाहता था, आमतौर पर वो कहते हैं कि सारी बुरी खबरें एक साथ आ जाए तो बाज़ार का बॉटम बन जाता है, या किसी भी एसेट क्लास का, और सारी अच्छी खबरें आ जाए तो टॉप बन जाता है। तो अब गोल्ड और क्रूड के लिए इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है नीलेश भाई, कि अमेरिका खुद ही कूद जाए जंग में? तो क्या ये समझें कि उसके बावजूद ये जो भाव है इस बात की ओर इशारा करे कि परमानेंट ना ही सही, टेम्परेरी टॉप तो बन ही गया? सो गोल्ड में अनिल भाई मुझे नहीं लगता कि टॉप बना हुआ है। नो डाउट कोविड के बाद 1200-1300 डॉलर वाला गोल्ड आज $3300 पे पहुंच गया है। बट दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव अटैक किया है, उससे भी लोगों के मन में एक डाउट तो जरूर होगा कि इज देयर अ रूल ऑफ लॉ इन द ग्लोबल ऑर्डर। तो लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी सोने में होती रहेगी। तो डिस्पाइट दिस न्यूज कमिंग, मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड के दाम को सपोर्ट करती रहेगी। क्रूड के ऊपर अनडाउटेबली इतने न्यूज के बावजूद भी दाम कुछ खास बढ़े नहीं है। अब यहाँ से सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है या नहीं, उसके ऊपर क्रूड के दाम निर्भर रहेंगे। अगर हॉर्मुज स्ट्रीट डिस्टर्ब हो जाती है, सप्लाई का आना जाना मुश्किल होता है, लोग सऊदी, ईरान, इराक की जगह पे किसी और देश से ऑयल इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो अनडाउटेबली क्रूड के दाम बढ़ेंगे। और अगर स्ट्रीट हॉर्मुज स्ट्रीट ब्लॉक नहीं होती है, सप्लाई जारी रहता है, तो ऑयल के दाम पे जो एक छोटा सा रिस्क प्रीमियम आया है वो भी कम हो जाएगा। तो ऑयल मेरे हिसाब से इवेंट के ऊपर रहेगी। कैसे इवेंट घटती है उस हिसाब से ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। नीलेश भाई, क्या लगता है ये जिस तरह से पूरा मामला डेवलप होता हुआ दिख रहा है, अब ये तो चलो ठीक है कि क्रूड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सबके रिएक्शन बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या ये रिस्क अभी भी रहेगी कि इन केस ईरान की तरफ से वाकई में कुछ बड़ा, एक तो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो बोल दिया, लेकिन क्या किसी तरह से कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की बात निकल जाए, कर जाए, तो क्या वो एक बड़ा खतरा बाजार पर है? अनडाउटेबली अनिल भाई, हमारे लिए मिडिल ईस्ट तीन तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक, हमारे बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं। वहां पे परिस्थिति खराब हुई, रेमिटेंस इनकम के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। दूसरा, क्रूड के सप्लाई और दाम। एंड तीसरी चीज, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं माल, कुछ माल मिडिल ईस्ट में जाता है, कुछ मिडिल ईस्ट के जरिए अमेरिका, यूरोप में पहुंचता है। अगर वहां पे परिस्थिति बिगड़ती है तो शायद माल की आवन जावन के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगी और एक्सपोर्ट्स का मार्जिन कम हो जाएगा। तो रेमिटेंस, क्रूड एंड एक्सपोर्ट्स, ये तीन चीजें हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल रहा। एंड उस वजह से मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करेगी। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन $700 बिलियन के आसपास का रिजर्व है। तो रेमिटेंस एंड क्रूड के दाम अगर टेम्पररी बढ़े या टेम्पररी रेमिटेंस के ऊपर इम्पैक्ट आई, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारे पास आज कैपेबिलिटी है उस पेन को एब्जॉर्ब करने की। एक्सपोर्ट्स में भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 2-3 महीने कम मार्जिन पे धंधा कर लिया, ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कम होगी। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ने वैक्सीन ले ली है और अब कोविड का वायरस वापस घूम घूम रहा है, बट हम उसे मैनेज करने में, उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब गल्फ़ में ये पूरा टेंशन है। एक तो वहाँ से जो पैसा आता है भारत में, वो कम ज़्यादा हो सकता है क्या, और साथ ही भारत जो एक्सपोर्ट करता है गल्फ़ कंट्रीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तीसरा है कि कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, इन 3 चीज़ों से हम पर असर पड़ेगा। अब आइए एफआईज़ के नंबर्स पे थोड़ी-सी आपसे बात करना चाहता हूँ। शुक्रवार के सेशन में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई। हम आमतौर पर नीलेश भाई हमारे बचपन से मतलब जब से हम मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, तब से हमारी आदत पड़ी हुई है और हमें ये समझाया गया कि एफआईज़ बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और वो सब सबसे ज़्यादा जानते हैं। इनको शुक्रवार को पता नहीं था कि शनिवार को बम गिरने वाला है, एक दिन पहले ही इतना खरीदा 25,000 के ऊपर जाकर। सो एफआईआई डेफिनेटली स्मार्ट फंड मैनेजर से, उसमें कोई दो राह नहीं है। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। बट ट्रम्प साहब एफबीआई को बोले कि मैं अटैक करने वाला हूं, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार का ऑपरेशन बड़ी चालाकी से, बड़ी सीक्रेसी से किया जाता है। जो कुछ प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें भी उन्होंने कहा कि बी 2 बॉम्बर्स का एक डिकॉय पहले निकला और उसके बाद ये फ्लाइट निकली। तो मेरे हिसाब से जो फंड मैनेजर्स ने फ्राइडे को खरीदा, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। उन्हें भारत की इकोनॉमी और ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे गिरता है, वैल्यूएशन सस्ता होता है, तो वो और खरीदेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखेंगे। ये एक्चुअली एफआईज़ भले ही शेर हों लेकिन ट्रम्प साहब सवा शेर हैं। उन्होंने अंदाज़ लगाने नहीं दिया। अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों पर एफआईज़ ज़्यादा बुलिश है, लेकिन जिस तरह से एक आम तौर पर दुनिया भर में राय बन रही है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, अमेरिका की ताकत, पॉलिटिकल ताकत भी दुनिया भर में कमज़ोर हो रही है और डॉलर जिस तरह से नीचे जा रहा है, क्या लगता है कि आपको लगता है कि आप भी उस कैंप में हैं जो ये सोचता है कि डॉलर और कमज़ोर होगा और उसका बड़ा फ़ायदा इमर्जिंग मार्केट्स और भारत को मिलेगा? तो अनिल भाई, जब हम बचपन में खेलते थे और इस प्रकार का वाकया बयां होता था, तो कई बार कोई कहता था कि भाई, हाथी अगर नीचे बैठा ना तो भी कुत्ते से तो ऊपर ही रहेगा। तो जी। अमेरिका हाथी है, बैठ रहा है वो पक्का है। पहले बहुत शक्तिशाली था, अब थोड़ी उम्र हो गई है, ठीक बट बात। फिर भी हाथी तो हाथी ही रहता है। लेरी समर्स को किसी ने पूछा था इसके मामले में हुँ, कि भाई, अमेरिकन डॉलर का ऑल्टरनेटिव क्या? तो बोला, देखो, जापान तो हॉस्पिटल जैसा लगता है, हुँ, लोग काफी एजेड है। हुँ। चाइना जेल जैसा लगता है, अंदर चले जाओ, बाहर निकलने की उनकी ऊपर है। हाँ, और यूरोप म्यूजियम जैसा लगता है। तो इस माहौल में आप कहाँ जाएंगे? तो देर इज एन टीना फैक्टर इन डॉलर ट्रेड, देर इज नो ऑल्टरनेटिव। राइट। तो डॉलर धीरे धीरे वीक हो रहा है, बट अभी भी हाथी है। तो बाकी करेंसीज के सामने उसका प्रभुत्व जारी रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। सर ये टीना फैक्टर में अल्टरनेट अगर हमें बनने की इच्छा हो तो कितने साल लग जाएँगे आपके हिसाब से कि भारत बन जाए अल्टरनेट? अब अनिल भाई, 1970 के पहले मिडिल ईस्ट में भारतीय रुपया लीगल टेंडर था। हुँ, हमने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी। अब अगर हमें ऑल्टरनेटिव टू डॉलर बनना है, तो पहले तो साइज अटेंड करनी पड़ेगी। राइट। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बन जाएंगे कुछ सालों के अंदर, बट पहली और दूसरी से गैप भी तो काफी बड़ा रहने वाला है। दूसरी चीज है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनना है, रिजर्व करेंसी बनना है, तो हमें बड़ी लार्ज डेफिसिट चलानी पड़ेगी, ताकि लोगों के पास इनफ रुपी मिले। हम $250 बिलियन के आसपास की गुड्स डेफिसिट तो चला रहे हैं, बट सर्विसेज में हमारा सरप्लस है। तो हमें उस प्रकार की इकोनॉमी बनानी पड़ेगी कि लोगों हम बड़ी डेफिसिट चला पाए।
तीसरा, लोगों को रुपये पे विश्वास होना चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री पावर, ये सब भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रुपया धीरे धीरे करके अपना महत्व जरूर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ाएगा, बट रिजर्व करेंसी आज की तारीख में बहुत दूर की बात लगती है। मजबूती बनेगी, ताकत बनेगी, लेकिन लीडरशिप आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आइए, आप चूंकि के बाजारों पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, बुलिश है, कंस्ट्रक्टिव हैं, और आपको लगता है कि हमें कम फ़र्क पड़ेगा, मिनिमम फ़र्क पड़ेगा। क्या जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, कभी किसी युद्ध के ख़त्म होने का, कभी किसी और के, कभी किसी और चीज़ का, अब धीमे धीमे तो सारे फैक्टर्स टिक हो रहे हैं, क्या पैसा लगाने का सही समय है? अनिल भाई, जिस दिन आपकी जेब में पैसा हो उसी दिन लगाने का सही समय होता है। हाँ, आप अलोकेशन ऑब्वियसली ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आज की तारीख में वैल्यूएशन फेयर है। अब यहाँ से जो रिटर्न आएगा वो अर्निंग्स ग्रोथ का आएगा। वैल्यूएशन री रेटिंग के चांसेस बहुत कम हैं। अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट के आसपास रहेगी। तो पहले तो आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। दूसरी चीज है, अगर आप फेयर वैल्यू पे निवेश कर रहे हैं तो इक्वल अलोकेशन, न्यूट्रल वेट रखना जरूरी है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तब आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आज जेब में पैसा है तो सारा का सारा पैसा आज लगाए, वो उचित नहीं होगा। आप एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, ताकि धीरे धीरे करके आपका पैसा एवरेज हो जाए। तो ये प्रिकॉशंस लेके आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना, बिकॉज अनसर्टेनिटी है बाजार में, बट आज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अभी भी मौके काफ़ी है, और ये मौके कहाँ हैं? कौन से सेक्टर्स आपको दिखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा कर सकते हैं, जहाँ निवेश के मौके अब भी हैं? एक सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो केमिकल का है। टैरिफ की वजह से चाइनीज सप्लाई अब थोड़ा कॉस्टली हो रहा है। भारतीय केमिकल कंपनी में कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है। ये चाइना प्लस वन या टैरिफ, ये दोनों की वजह से अब उनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। उनके नतीजे मार्च 2025 क्वार्टर में अच्छे आए थे। कमेंटरी पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आने की वजह से केमिकल क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दूसरा, सरकार ने लोगों की जेब में पैसे रखने की कोशिश की है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स रिबेट हर साल लोगों की जेब में पैसा रखेगा। ईएमआई बर्डन 1% ब्याज के दरों की कटौती की वजह से लोगों के ऊपर कम हुआ है। एंड एट पे कमीशन के रिकमेंडेशन 2027 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पैसा रखेगी। ये सारी चीजें जमा करिए तो लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर के ऊपर खर्चा करेंगे, चाहे एयरलाइन हो, टूरिस्ट हो, ट्रैवल हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या होम इम्प्रूवमेंट हो। लोग रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा करने की जगह पे इस प्रकार के अनुभव के ऊपर खर्चा करेंगे, ऐसा लगता है। तो केमिकल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये दोनों सेक्टर में इस वक्त लगता है कि ग्रोथ मार्केट से अच्छा आएगा और वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। केमिकल सेक्टर जो अब अच्छे अप ट्रेंड की तैयारी भी कर रहा है, काफ़ी कुछ सिग्नल्स आ भी रहे हैं, और जहाँ पर पैसा ज़्यादा होने की वजह से आप निवेश करने की कोशिश करते हैं, वो सारे सेक्टर्स आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, जिसमें एयरलाइंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, होम इम्प्रूवमेंट, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका निवेश होना चाहिए। अब आइए, इक्विटी फंड्स के लिहाज से आपसे जानना चाह रहा हूँ, किस तरह के फंड्स इन्वेस्टर को इस समय चुनने चाहिए? क्या डाइवर्सिफाइड फंड हो, या फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज मिड कैप, आपका क्या कहना है? अनिल भाई, जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वह डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप थीमेटिक या सेक्टरल फंड का कर सकते हैं। अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की है, आप रिस्क टेकर हैं, आपका ज्यादातर अलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप या थीमेटिक और सेक्टरल में कर सकते हैं। आपने कोविड के समय में डर के मारे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच दिया था, इक्विटी बेच दी थी, बिकवाली की थी, तो आप कंजर्वेटिव रिस्क टेकर हैं,
आपका ज्यादातर पैसा आप बैलेंस फंड, लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड में रख सकते हैं। सेफ्टी आपके लिए पैरामाउंट है, वॉलेटिलिटी कम रहेगी, आपका निवेश की अवधि अपने आप बढ़ती रहेगी। अगर आपने कोविड के समय में कुछ नहीं किया था, जो निवेश था वो चलने दिया था, एसआईपी चलने दी थी, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। आप थोड़े लार्ज एंड मिड कैप फंड, थोड़े मल्टी कैप फंड, थोड़े फ्लेक्सी कैप फंड, इस प्रकार का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पता है आपकी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस प्रकार से पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए बेहतरीन तरीका होगा। अब एक और आखिरी सवाल एसेट एलोकेशन को लेकर, क्या इस तरह के माहौल में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसा रखना ठीक है? अनडाउटेबली अनिल भाई, आज अगर आप बहुत बड़े एचएनआई है तो आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिलती है, प्राइवेट बैंक का आरएम आपको सर्विस करेगा। बट अगर आप एक रिटेल निवेशक है तो आप कैसे प्राइवेट बैंक जैसी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस पाए? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उसका आंसर है। आप दायित्व फंड मैनेजर पर लगा देते हैं, वह डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल इसके बीच में अलोकेशन करता रहता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यह एसेट एलोकेशन आपको ज्यादातर रिटर्न देता है। तो प्राइवेट बैंकिंग जैसी सर्विस रिटेल इन्वेस्टर्स को पाने के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हर फंड मौला फंड है। तो एसेट एलोकेशन फंड जिसमें आपको इक्विटी के साथ साथ गोल्ड या फिर फिक्स इनकम, इन सब में भी आपको एक अच्छा निवेश का मौका मिलता है, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप इक्विटी में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड, फ्लेक्सी के फंड आपके लिए रह सकते हैं बेहतर। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इस बड़े दिन, और साथ ही बाजार के पूरे डायरेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स के हाल, एफआईज की बिकवाली या खरीदारी और आगे के मूल माहौल पर आपने पूरी तरह से हमारे दर्शकों को आज गाइडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। आइए, इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।